हे भगवान, अब कैसे दिन दिखा रहे हो मुझे। एक तो बाढ़ में सब कुछ बह गया, सारा सामान, सारा संपत्ति। मैं तो बेघर हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो अपने गांव में भी कोई काम नहीं मिल रहा है। कई दिन से खाना का भी नसीब नहीं हुआ है। एक काम करता हूँ, पास के गांव में जाकर काम की तलाश करता हूँ। शायद वहाँ कोई काम मिल जाए। सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए। मेरा सब कुछ बाढ़ में बह गया। मैं बर्बाद हो गया हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मुझे काम पर रख लीजिए सेठ जी। ठीक है वीरू, तुम कल सुबह से ही काम पर लग जाना। वीरू बहुत ही मेहनती आदमी था। वह जोर तोड़ से सेठ के खेतों पर काम करता है। इसका परिणाम यह हुआ कि वीरू का फसल बहुत ही अच्छा हुआ। ऐसा फसल कभी नहीं हुआ था। सेठ ने सोचा कि वीरू की कड़ी मेहनत की वजह से इस साल खेती में 4 गुना लाभ हुआ है। बदले में वीरू को भी फसल का कुछ लाभ मिलना चाहिए। वीरू, तुम्हारे मेहनत से फसल इस बार 4 गुना अच्छा हुआ है। मैं तुम्हारे काम देखकर बहुत ही खुश हुआ हूँ। तुम मुझसे अनाज के रूप में लेना चाहते हो या कोई अन्य चीज के रूप? वीरू थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है कि सेठ जी से अनाज मांगू या कोई और चीज मांगू। अरे मैं तो मजदूरी करके कुछ पैसे बचा रखे हैं, जिससे कुछ महीनों के लिए मेरा राशन चल जाएगा। हाँ, एक काम करता हूँ। फिर वीरू सेठ से कहता है, मालिक, आपका मुझ पर बड़ी कृपा रही है। आप लाभ के रूप में आप कुछ देना ही चाहते हैं, तो खेती के लायक कुछ जमीन दे दीजिए। मैं उस पर खेती करूंगा। सेठ ने वीरू की समझदारी देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और सेठ जी ने तुरंत 3 खेत वीरू के नाम लिख दिए। कुछ समय के बाद वीरू गांव के एक धनी किसान के पास जाता है और उस किसान से कहता है, भाई, मुझे 1 महीने के लिए बैलों की एक जोड़ी की जरूरत है खेत जोतने के लिए। तुम मुझे अपना बैल दोगे तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा। मेरा काम खत्म होते ही बैलों को तुरंत वापस लौटा दूंगा। तुम क्या करोगे बैलों को लेकर? तुम्हारे पास तो एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं है। भाई, पास के गांव वाले सेठ जी ने मुझे 3 खेत दिया है, उसी को जोतने के लिए बैलों की जरूरत है। धनी किसान बहुत ही गजब व्यक्ति था। वह वीरू के ऊपर टूटी हुई विपत्ति को भली भांति जानता था। फिर वह बैलों की जोड़ी को वीरू को दे दिया। वीरू ने अपने खेत की जुताई और बुवाई शुरू कर दिया। सारे खेत को जोतने के बाद एक दिन वीरू बैलों को लौटाने आया तो धनी किसान उस समय वहीं पर खड़ा था। उसने वीरू से कहा, वीरू भाई, बैलों को उस पेड़ के नीचे बांध दो। वीरू ने बिल्कुल ऐसा ही किया और अपना घर चला आया। अभी वीरू अपना घर पहुंचकर आराम कर ही रहा होता है कि धनी किसान ने दरवाजा खटखटाया। वीरू ने दरवाजा खोला। तभी धनी किसान ने ऊंची आवाज में वीरू से कहा, बैलों की जोड़ी कहाँ है वीरू? बैलों को तो मैं उसी पेड़ के नीचे बांध कर रखा था मालिक। लेकिन पेड़ में तो कोई बैल नहीं है। वीरू घबराते हुए कहता है, मैंने तो आपके सामने उसी पेड़ के नीचे बैलों को बांध कर रखा था मालिक। धनी किसान ने बहुत ही क्रोधित होते हुए वीरू से कहता है, तुमने बैलों को बांध कर रखा था तो क्या उन्हें पेड़ खा गया या तुम्हारे नियत खराब हो गई है वीरू? तुम इसी समय राजा के पास चलो। मैं तुमको तुम्हारी बेईमानी का शिकायत करूंगा और तुम्हें राजा से सजा दिलाऊंगा। वीरू ने उस धनी किसान को विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। वीरू समझ गया कि भाग्य उसके साथ खेल रहा है। एक विपत्ति से छुटकारा नहीं मिलती और दूसरी विपत्ति टूट पड़ती है। वीरू दुखी मन से धनी किसान के साथ राजा के महल की ओर निकल पड़ता है। अभी कुछ ही दूर ही गया था कि रास्ते में तेजी से एक किसान अपने बैलगाड़ी में आ रहा होता है और वीरू को धक्का देकर चला जाता है। वीरू वहीं पर गिर जाता है, जिससे वीरू को बहुत चोट आती है और वीरू तुरंत उठकर पास में पड़ा पत्थर उठाकर किसान के ऊपर फेंकता है तो पत्थर का टुकड़ा जाकर किसान के बैल को लगता है और किसान का बैल घायल हो जाता है और वही तड़प तड़प कर मर जाता है। आग बबूला किसान ने वीरू को पकड़ लिया और कहने लगा, तुमने मेरे प्यारे बैल को मार डाला, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दिलाऊंगा। इतना कहने के बाद
वह किसान भी महल की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते उनको शाम हो जाती है। उन्होंने एक नगर के बाहर डेरा डाल लिया। वहाँ कुछ नाट भी ठहरे हुए थे। रात में वीरू जब सोने के लिए लेटा तब वीरू ने सोचा कि दुर्भाग्यवश जो भी मेरे साथ घटना घटित हो रही है, चाहे उसमें मेरा दोष हो या ना हो, राजा उम्र कैद की सजा जरूर देंगे। अब मैं किसी प्रकार से भी अपने परिवार का देखभाल नहीं कर सकता हूँ और ना ही अपने परिवार का पालन पोषण कर पाऊंगा, तो भला ऐसे जीवन का क्या फायदा। इससे अच्छा तो स्वयं फांसी लगाकर मर जाऊं और जीवन का अंत कर लूं। इतना सोचकर वीरू उठकर नाटों की सामान में से एक रस्सी निकाल ली। रस्सी को बरगद के डाली में फंसाकर एक फंदा बना लिया। फंदे को गले में पहनकर लटक गया। दुर्भाग्यवश यहाँ भी उसका भाग्य साथ नहीं दिया। रस्सी कमजोर था, रस्सी टूट गया और नीचे सोए नाटों के सरदार पर गिर गया। नाटों के सरदार वही दम तोड़कर मर गया। सभी नाट जाग गए। उन्होंने वीरू को पकड़ लिया और निश्चय किया कि वह सभी राजा के पास ले जाएंगे और न्याय मांगेंगे। दूसरे ही दिन तीनों उपभोगी वीरू को लेकर दरबार पहुंच गए। तुम लोग इस बेचारे को रस्सी में बांधकर क्यों लाए हो? उन्होंने राजा को अपनी अपनी शिकायत सुनाई। फिर उन तीनों ने राजा से प्रार्थना की कि इस दुष्ट वीरू को उसके करने का उचित दंड दिया जाए। राजा बहुत ही बुद्धिमान था, सारा मामला को तुरंत ही समझ गया। उसने सबसे पहले धनी किसान से पूछा, जब वीरू बैल लेकर आया था तब तुम क्या कर रहे थे? महाराज मैं वहीं पर था। बैल तुमने देखे थे? जी महाराज, मैंने बैल को देखा था। तुम्हारा बैल तुम्हें वापस मिल सकते हैं। वह कैसे महाराज? पहले तुम अपनी आंखें निकाल कर दो, क्योंकि जिन आंखों से तुमने बैलों को देखा था और तुम्हें अपनी ही आंखों पर जरा भी भरोसा नहीं है, तो तुम ऐसे आंखों का क्या करोगे? राजा के विचार से धनी किसान बहुत ही गुस्सा हो गया। उसके बाद राजा ने तेज रफ्तार से आते हुए किसान से पूछता है, वीरू को यह चोट कैसे आई? रास्ते में आते समय थोड़े से धक्के से गिर गया महाराज, जिससे इस वीरू को चोट आई। बैल किसका था? मेरा बैल था महाराज। वह बैल भी तुम्हें वापस मिल सकती है। इतने सुनते ही किसान के चेहरे पर चमक दौड़ पड़ी। वह कैसे महाराज? वैसे कि तुम इसका घाव फिर से पहले जैसा कर दो, यह तुम्हारे बैल में प्राण डाल देगा। राजा के निर्णय से वह किसान भी संकोच में पड़ गया। तो अब बारी थी इस नाटो की। राजा ने नाटो से कहा, रस्सी किसकी थी? रस्सी हमारी थी महाराज। रस्सी इतनी कमजोर क्यों थी? उस पर चढ़कर हम खेल दिखाते हैं महाराज, इसलिए घिसी हुई थी। ऐसा करते हैं कि तुम में से कोई नाट इस रस्सी का फंदा बनाकर बरगद के पेड़ से लटक जाए। मैं वीरू को ठीक फंदे के नीचे लेटा देता हूँ। रस्सी टूटेगी तो वह नाट इसके ऊपर गिर जाएगा और वीरू स्वयं अपनी मौत मारा जाएगा। कोई नाट तैयार है बरगद के पेड़ से लटकने के लिए। राजा का निर्णय सुनकर सारे नाट लज्जा से डर गए और इसी तरह से सभी को अपने किए की सजा मिल गई। फिर राजा ने वीरू को छोड़ दिया। स्कूल की घंटी बजते ही सभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है। तभी एक बच्चा स्कूल के बाहर खड़े आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेकर खाने लगता है। गरीब बच्चा सोनू ललचाई आंखों से आइसक्रीम की तरफ देख रहा था। तभी वह लड़का कहता है, अरे भूखे नंगे, तू मेरी आइसक्रीम को ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहा है? चल भाग भिखारी कहीं का। ऐसे कहते हुए वो लड़का सोनू को धक्का दे देता है। सोनू कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप रोते हुए अपने घर चला जाता है। वो अपनी माँ मीना से कहता है, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? आपको पता है मेरे सभी दोस्तों के घर में एयर कंडीशनर, फ्रिज और एसी है। एक हम ही फटीचर हैं, क्योंकि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, एक फ्रिज तक नहीं। सोनू की बात सुनकर मीना उसे समझाती है, सोनू बेटा, तेरे गरीब बाबू के पास इतने पैसे नहीं हैं जो कि वह फ्रिज खरीद सके। माँ, जब आपसे आपके बच्चों की फरमाइशें पूरी नहीं होती तो आपने हमें पैदा ही क्यों किया? ऐसी गर्मी और गरीबी से जीने से अच्छा तो हम इस दुनिया में आते ही नहीं। ना हमारे पास अच्छा घर है,
इसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ता है। फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते हैं और सूखा रूखा खाना पड़ता है। सारी जिंदगी हम इसी गरीबी और गर्मी में सड़ते रहेंगे। ऐसा कहते हुए सोनू अंदर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनू की माँ ने सोनू को 2 रुपए देते हुए कहा, बेटा आज गर्मी बहुत है, हम बर्फ का ठंडा पानी पिएंगे। सोनू ने कहा, माँ मुझे शर्म आती है 2 रुपए की बर्फ लाने में। दुकानदार हमेशा चिक चिक करता है, कहता है 5 रुपए की बर्फ है, फिर भी मुझे दे देता है, यह कहकर कि अगली बार 5 रुपए ले आना। मोहल्ले के सभी घरों में फ्रिज आ चुके हैं, सब फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं। अपने घर में कब फ्रिज आएगा माँ? तब सोनू की माँ ने कहा, बेटा तेरे बाबू जितना कमाते हैं सब घर खर्च हो जाता है, हम फ्रिज नहीं खरीद सकते। सोनू 2 रुपए लेकर बर्फ लेने चल पड़ा। इस बार दुकानदार अपनी बात पर अड़ गया। तू फिर आ गया 2 रुपए लेकर, इस बार तुझे बर्फ नहीं मिलेगी, जा कोई दूसरी दुकान ढूंढ ले, पता नहीं कहां से आ जाते हैं भीखमंगे। सोनू ने सारी मार्केट छान मारी, मगर 2 रुपए की बर्फ कहीं नहीं मिली। अंत में उसे खाली हाथ वापस घर लौटना पड़ा। मीना सोनू को खाली हाथ देखकर कहती है, क्या हुआ बेटा, बर्फ नहीं मिली? सोनू कहता है, माँ मैंने आपसे पहले ही कहा था 2 रुपए की बर्फ कोई नहीं देता। सोनू बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी पड़ोस वाली आंटी से पूछ कर आती हूँ, फिर हम सब मिलकर बर्फ का ठंडा पानी पिएंगे। सोनू भी अपनी माँ के पीछे पीछे चला जाता है। अरे कमल बहन, थोड़ी सी बर्फ मिल जाएगी, आज गर्मी बहुत है और बच्चे ठंडा पानी पीने की जिद कर रहे हैं। अरे तेरा तो हर रोज का काम है बर्फ मांगने का, हमारे फ्रीज का बिजली का बिल भी आता है, तुम्हारे घर फ्रीज नहीं है तो हम क्या करें? सोनू अपनी माँ के पीछे खड़े होकर सारी बातें सुन रहा था। अगले दिन सोनू की माँ और बहन घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी गली में ऑटो रिक्शा पर लदा एक फ्रिज आता है तो सोनू की बहन कहती है, लो एक और पड़ोसी का फ्रिज आ गया। अपनी बहन की बात सुनकर सोनू बाहर की तरफ चल पड़ा। मीना ने एक बार टोका भी, बेटा सोनू इतनी भरी दोपहरी में कहाँ जा रहा है? मगर सोनू ने कोई जवाब नहीं दिया। सोनू एक बड़ी सी फ्रिज की दुकान पर पहुंच गया। वहां बहुत सारे छोटे बड़े फ्रिज रखे हुए थे। उन फ्रिजों को देखकर सोनू का मन बड़ा खुश हो गया। काफी देर तक उन फ्रिजों को देखता रहा। तभी दुकान के मालिक ने अपने नौकर से कहा, अरे रामलाल जरा देख दुकान के बाहर कौन लड़का खड़ा है, कहीं चोर ना हो। वह नौकर गले में गमछा डाले सोनू की ओर बढ़ा और कहने लगा, अरे ओ छोटू क्या चाहिए तुझे, इतनी देर से दुकान के अंदर क्यों झांक रहा है? नौकर की बात सुनकर पहले तो सोनू डर गया कि इन्हें क्या जवाब दूं। फिर सोनू बोला, जी हमारे घर फ्रिज नहीं है, मुझे एक नया फ्रिज खरीदना था। सोनू की बात सुनकर नौकर उसे दुकान के अंदर ले गया और दुकानदार से मिलवा दिया। दुकानदार ने सोनू को नीचे से ऊपर तक देखा, फिर बोला, हाँ बोल छोकरे तुझे क्या चाहिए, हम फ्रिज बेचते हैं। सोनू ने कहा, अंकल मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर मुझे एक फ्रिज खरीदना था। दुकानदार ने एक फ्रिज की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह लाल रंग का फ्रिज, इसकी कीमत 3,500 रुपए है, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? दुकानदार की बात सुनकर सोनू ने कहा, अभी तो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा। क्या आप मुझे नौकरी पर रख सकते हो? दुकानदार कहने लगा, हम बच्चों को काम पर नहीं रखते, बड़े बड़े फ्रिज रिक्शा में लादने होते हैं, तुमसे फ्रिज तो हिलेगा भी नहीं, घर घर फ्रिज पहुंचाने भी पड़ते हैं। सोनू ने कहा, जी मैं सब काम कर लूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे एक फ्रिज खरीदना है, इसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। दुकानदार कहने लगा, बेटा मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता, बात समझा करो, तुम अभी बहुत छोटे हो। सोनू 2 घंटे तक दुकान के बाहर खड़ा रहा। फिर अचानक दुकानदार बोला, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम सोनू है,
मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारी पढ़ाई भी ना रुके। तुम रोज सुबह 7 बजे मेरी दुकान पर आओगे, 2 घंटे काम करोगे, उसके बाद तुम स्कूल चले जाना। दोपहर के 2 बजे छुट्टी होने के बाद तुम सीधे दुकान पर आओगे, 2 घंटे काम करोगे, फिर घर चले जाना। यही रोज का नियम रहेगा। दुकानदार से नौकरी की बात करके सोनू खुशी खुशी घर लौट आया। सोनू को काम करते करते 1 महीना बीत जाता है। एक दिन सोनू की माँ ने सोनू से कहा, सोनू, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं देख रही हूँ तू रोज स्कूल से लेट आता है। स्कूल की छुट्टी तो 2 बजे हो जाती है, फिर तू 3 घंटे कहाँ गायब रहता है और सुबह भी घर से 2 घंटे पहले ही चला जाता है। कहीं आवारा लड़कों के साथ तो नहीं घूमने लगा? सोनू की खामोशी देखकर बहन भी बोल पड़ी, पहले तो सोनू घर में ही रहता था, अब 1 महीने से बाहर ही घूमता रहता है। इतने में सोनू का पिता भी काम करके घर आ जाता है। वो सोनू की माँ से कहता है, अरे क्या हुआ भाई, मेरे पीछे से क्या बातें हो रही है, मुझे भी तो पता चले। मीना कहती है, देखो ना, सोनू हर रोज सुबह घर से जल्दी चला जाता है और शाम को भी लेट आता है। पता नहीं ये इतना टाइम कहाँ घूमता रहता है। सोनू के पिता गोपाल जी कहते हैं, क्यों बे सोनू के बच्चे, बता, इतनी देर तक तू घर से बाहर क्या करता है? कहीं आवारा दोस्तों के साथ तो नहीं घूमने लगा तू? सोनू कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खड़े होकर अपने पिता की बातें सुनता रहा। सोनू की खामोशी देखकर गोपाल जी कहते हैं, लगता है इसे कमरे में कैद करके रखना पड़ेगा, तभी ये सुधरेगा। अगली सुबह सोनू की आंख खुली तो उसने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है। सोनू के घर दीवार पर एक छोटी खिड़की थी जो पड़ोसी की छत की तरफ लगी थी। सोनू एक स्टूल की मदद से खिड़की पर चढ़ा और पड़ोसी की छत पर कूद गया और दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता बाहर गली में आ गया। मौका अच्छा था, किसी ने देखा नहीं। फिर रोज की तरह 5 बजे घर वापस लौट आया तो मीना दूसरी पड़ोसन से बातें कर रही थी। वो सोनू को देखते ही बोली, सुबह मैंने जब ताला खोला तो तू कमरे में नहीं था, अब आ रहा है मौज मस्ती करके। आज मैं तेरी चमड़ी उधेड़ूंगी। मीना सोनू को कमरे में ले गई और सोनू की बहन ने उसके दोनों हाथ पैर बांध दिए। तभी मीना ने कहा, सोनू, तू सच सच बता, हर रोज कहाँ जाता है? अपनी माँ की बातों का सोनू ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी सोनू के पिताजी ने एक मोटे डंडे से सोनू को खूब मारा। पड़ोसियों ने आकर सोनू को बचाया। अरे ओ गोपाल, बच्चे की जान लेगा क्या? गोपाल जी बोले, आप लोग नहीं जानते, सोनू घर से बाहर घूमने लगा है। आज इसकी दोनों टांगे तोड़ दूंगा ताकि ये भाग न सके। तभी गली में एक व्यक्ति आया और बोला, सोनू का घर यही है क्या? सोनू के पिताजी ने देखा तो एक रिक्शे वाला अपने रिक्शे पर एक लाल रंग का फ्रिज रखे हुए है। तब सोनू के पिताजी ने मीना से कहा, लगता है किसी पड़ोसी ने नया फ्रिज मंगाया है, पर ये सोनू को क्यों बुला रहा है? मीना ने कहा, जाओ गली में पता करके आओ आखिर बात क्या है और फ्रिज का पता लगाओ किस पड़ोसन ने मंगवाया है। सोनू की बहन ने जवाब दिया, काले राम की किराने की दुकान खूब चलती है, उसी ने मंगवाया होगा। रिक्शे वाले ने जब तक फ्रिज सोनू के घर की देहरी पर रख दिया तब मीना बड़बड़ाती हुई बोली, अरे रिक्शा वाले भैया, किसी और का फ्रिज हमारी देहरी पर क्यों रखते हो? उठाओ इसे, जिसका है वहीं ले जाओ। तब रिक्शे वाले ने कहा, मेरे पास एक रसीद है, इसमें इसी घर का पता लिखा हुआ है और नाम गोपाल लिखा है। सोनू के पिताजी बोले, हैं? गोपाल तो मेरा नाम है, पता भी हमारे घर का लिखा हुआ है, मगर हमने तो कोई फ्रिज नहीं मंगाया, शायद तुमसे कोई भूल हो गई होगी। इतने में फ्रिज की दुकान का मालिक आ गया। उसने कहा, सोनू ने पेमेंट कर दी है, यह फ्रिज अब आप लोगों का है। सोनू 1 महीने से हमारी दुकान में नौकरी कर रहा था। सोनू ने ही मुझसे कहा था कि घर में मेरी नौकरी का जिक्र किसी से मत करना, वरना मेरी माँ को दुख होगा और माँ मुझे नौकरी नहीं करने देगी। सोनू ने यह भी कहा था, जब फ्रिज के रुपए इकट्ठे हो जाए तब फ्रिज की रसीद मेरे पिताजी के नाम पर काटना। घर में पिता के होते हुए मैं रसीद में अपना नाम कैसे लिखवा सकता हूँ?
मैं भी मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूँ कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए नया फ्रिज खरीदा है। गली में भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। सोनू ने कहा, पिताजी, मैं आज के बाद बिना बताए कोई काम नहीं करूँगा। सोनू की बात सुनकर उसके पिताजी और उसकी माँ के आंसू थम नहीं रहे थे।